अब हम देखेंगे कि कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे पेपर आते हैं। तो उसी के तहत हम देख रहे हैं कि ये पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न वन बहुविकल्पी है और इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। कितना अंक का होगा, यानी 1 अंक का 5 क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे और उसका भाग देखेंगे कौन सा, क क्या कह रहा है, क कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कह रहा है कि हर के 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में आधार ज्ञात कीजिए कि 14 से 58 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि हर की बात कर रहा है, हर को ऐसे रूप में लिखना है और फिर बताना है कि ये दशमलव का जो प्रसार है कितने स्थानों तक होगा। ठीक है, ये जो हर देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, सबसे पहले हम अब इसे सॉल्व लिखेंगे। कोई भी जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं तो बहुत आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आगे हम कर लेंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अगर आप इसे 1 नंबर का समझ के छोड़ दे रहे हैं तो आपको 1 नंबर कम कर देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर आपको पूरा अच्छे से आ रहा है तो आप टिक कर देंगे और उसे एक्सप्लेन कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, यानी 1458 और ये क्या है 1250। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अंश, और ये बोलेंगे हर। और जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ये सारी बात क्या कर रहा है, हर के बारे में बात कर रहा है। हर को इस तरह से लिखना है। तो आप जानते हैं हर को हम कैसे लिखेंगे। हर यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हर की बात करेंगे केवल, हर क्या है 1250 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 5 पे पावर यानी 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 125, और ये क्या है गुना 10। 125 गुना क्या लिख सकते हैं 10। अब इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 वही बात। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे 2 into 5। ठीक है, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5। बहुत आसानी से इसके क्या कर दिया हम लोग, फैक्टर निकाल दिए, यानी 125 लिखे और 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1250 हो गया। ठीक है, अभी देखिए 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है, और 10 क्या होता है 2 गुना 5 होता है, यानी ये क्या 2 भी 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मींस अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो या तो खुद से या 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 पे पावर 3 है, यहाँ पे 5 पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है। तो गुना, अगर जो ये आधार सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, यानी 5 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर, यहाँ पे देखिए 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4। अब इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इसके रूप में लिखना, हम उसी रूप में लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये अपना फॉर्म में ला दिया, इसी फॉर्म में लाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे, इस वाले से और इस वाले से कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपैरिजन करेंगे देख लीजिए। ठीक है, ये कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से जब हम कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तुलना करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू 1 आएगी और n की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, m की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली m की वैल्यू होगी 1। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी 1 और n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा निष्कर्ष कि जो m है वो n से क्या है, m की वैल्यू जो है n से छोटी है। m की वैल्यू क्या है n से छोटी है। देख रहे हैं 1 है, m बराबर 1 है और n बराबर क्या है 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि m जो है n से छोटी है, यानी m इज लेस देन n। ठीक है, इस बात को आप दूसरी तरह से m इस उल्टा बोल सकते हैं, n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ से जैसे ही ग्रेटर हुई, ये 4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब दशमलव का इसका प्रसार करेंगे तो दशमलव के 4 स्थानों तक हम दशमलव लगाएंगे। क्या 4 स्थान बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे तो भी 4 स्थान के बाद हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यानी 4 स्थान तक दशमलव की वैल्यू हमको होगी। हर के रूप में आधार ज्ञात कीजिए का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा।
यानी 4 स्थानों तक होगा। ठीक है, दशमलव का प्रसार हम लोग हर बार कहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो हमको 4 बार दशमलव का यूज करना होगा, इसका मतलब होगा। ठीक है, यानी हम कहेंगे ये कर सकते हैं कि इसको ये 1250 नंबर को दशमलव के प्रसार कितने स्थान तक होगा, 4 स्थानों तक होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे दशमलव का प्रसार 4 स्थानों तक होगा। दशमलव का जो प्रसार होगा कितने स्थानों तक होगा, दशमलव का प्रसार 4 स्थानों तक होगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ख है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के आधार पर शून्यांक होंगे। अब ये पूछ रहा है कि इस पे कितने शून्यांक होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले शून्यांक मतलब क्या होगा कि इसमें देखेंगे कि सबसे पहले x अक्ष पे ये जो ग्राफ है कितनी बार कट कर रहा है, x अक्ष पे कितनी बार, इसे हम क्या बोलते हैं, x अक्ष। ठीक है, और इसे बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, ये क्या है, y अक्ष। और ये अब देखिए यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो यानी हम देख रहे हैं x की वैल्यू यहाँ पे कितनी बार हो रही है, 1 2 3 4 बार तो हो रही है, x पे कट कर रही है। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ है। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है, देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोई डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है ही है, कोई यूनिट मान लीजिए 1 यूनिट है। अब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए 4 यूनिट है, यानी x की तो वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू निकल गई, 1 2 3 4, यानी 4 बार y की वैल्यू हमको 0 मिल रही है। तो वही क्या होगा, शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जब भी कोई भी ग्राफ x अक्ष पे इंटरसेक्ट कर रहा है कितनी बार, 1 2 3 4, इसका मतलब है कि y यानी y अक्ष पे उसका कोई डिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि शून्यांक पूछ रहा है तो आपने x की वैल्यू 0 कर दी। यहाँ x की अक्ष पे तो दूरी है बट y अक्ष पे दूरी नहीं है। यहाँ पे जब x को एक बार इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे भी 0 होगी, यहाँ पे भी 0 होगी, y यहाँ पे भी 0 होगी, लेकिन x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब यहाँ पे यूनिट नहीं दिया तो बस ये पूछा था कितनी बार शून्यांक होंगे, 4 शून्यांक होंगे। अब देखिए त्रिभुज का रहा ABC। अब दूसरा क्वेश्चन है ग, यानी कौन क्वेश्चन है, ग कह रहा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ऐसे हैं कि AB बटे DE बराबर है BC अपान EF बराबर है AC अपान DF बराबर कितना, 4/9 दिया हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो अब ये देखिए ये त्रिभुज और ये क्या है, इसमें क्या हमको ये जब गिवन है तो हम समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये त्रिभुज है क्या। अगर ये कंडीशन गिवन है, आपको कंडीशन पता है कि नहीं, जब तीनों साइड का रेशियो किसी नंबर के बराबर है, यानी तीनों साइड के रेशियो किसी नंबर के बराबर है, तो ये डेफिनेटली है कि ये त्रिभुज क्या होंगे, एक जैसे प्रतीत होंगे। मतलब एक जैसे प्रतीत होने का मतलब ये हुआ कि समरूप, उसी के समान दिखेंगे। बराबर नहीं कर सकते लेकिन उसी के समान दिखेंगे। इसका मतलब है ये कि ये साइड का रेशियो, त्रिभुज के साइड का रेशियो क्या है, एक कांस्टेंट है। यानी दोनों त्रिभुज के साइड यानी भुजा का रेशियो, यानी भुजा का जो अनुपात है वो क्या है, नियत है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। देख रहे हैं यानी दोनों त्रिभुज का साइड का रेशियो, फिर से दोनों त्रिभुज का तीनों साइड का रेशियो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं साइड से एक नियम होता है, यानी भुजा से ये त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज तभी होगा जब, अब ये जो गिवन रहता है, जब साइड का रेशियो गिवन रहता है तो ये समरूप त्रिभुज तभी होगा जब इन तीनों का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो सभी यानी परिमाप का भी रेशियो किसी एक भुजा के रेशियो के बराबर होगा। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है ABC, ये क्षेत्रफल है, सीधे क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं हम, बराबर होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का रेशियो के बराबर। क्षेत्रफल भी भुजा के रेशियो के ही बराबर होंगे। अब देख रहे हैं क्षेत्रफल का यूनिट क्या होगा, यानी क्षेत्रफल का भुजा में गुणा हो रहा है
चलिए भुजा स्क्वायर हो जा रहा है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मान लीजिए सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो भी आपस में क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, यानी यूनिट लेस क्वांटिटी बता रहा है। ये क्या बता रहा, ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी बता रहा, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब मैं कह रहा कि ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक साइड बराबर होंगी इसके क्षेत्रफल के। जब ये दोनों का यूनिट सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक साइड इसके बराबर होगी। तो हम क्या कौन सा साइड ले लें, जो आप बताएंगे वो साइड ले रहे हैं, पहला ही ले रहे हैं ए बी अपॉन डी ई, दोनों त्रिभुज का साइड का रेशियो ले रहे हैं ए बी अपॉन डी ई। अब देखिए ये क्या है, क्षेत्रफल है और हम साइड का रेशियो लिखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले त्रिभुज में उसी भुजा का उसी भुजा में गुणा कर दे रहे हैं, यानी उसी भुजा में उसी का भुजा का गुणा करके यानी उसी को स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब दूसरे त्रिभुज में क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, यही हो गया हमारा। तो अब हम देख रहे हैं इसी की वैल्यू क्या दी है, 4/9, तो 4/9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16/81। कितना हो जाएगा, 16/81, यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो कितना हो जाएगा 16/81। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, तीसरा 16/81। ये दोनों क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो हमको भुजा का साइड का स्क्वायर कर देना था, सिंपल से हमको आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको ये नियम जानना बहुत जरूरी था। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस इसमें से ज्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं है, 2 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन आपने कर लिया, 3 मार्क्स मिल गए आपको। ठीक है, मैं इसको बहुत सारे, जब भी मैं त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकाल के बता रहा था रिलेशन, तभी मैंने समरूप त्रिभुज और सर्वांगक्षम की बात की है। अगर जो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उससे जाकर देखें, और क्या होता है त्रिभुज का सर्वांगक्षमता और क्या होता है त्रिभुज की समरूपता, ये सारी चीजें यानी कांग्रुएंसी देखेंगे और सिमिलरिटी, दोनों को हम अच्छे से जानेंगे, क्या क्या नियम है, कैसे कैसे त्रिभुज कांग्रुएंस होते हैं, सिमिलर होते हैं, ये सारी चीजों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि साइन थीटा, आप देखिए ये जो क्वेश्चन है घ क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का घ, यानी चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का घ है। ठीक है, अब ये कह रहा है साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, ये कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, माइनस दिया हुआ है, वहां पे भी माइनस दिया हुआ है, साइन माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे साइन साल लिख देंगे। ठीक है, साइन थीटा, अब यहाँ पे माइनस है तो उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ यानी दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, कॉस से भाग देंगे, दोनों पक्षों में कॉस से यानी कॉस थीटा से भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कॉस थीटा से क्या करेंगे, भाग देने पे। देखिए क्या करेंगे, कॉस थीटा से हम भाग दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं tan थीटा और इसे 1। ठीक है, अब आप देखेंगे टेबल मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका है, आपको अगर जो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसे जाए, टेबल में कैसे वैल्यू निकालते हैं। ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में, tan के चार्ट में जाएंगे यानी रो में जाएंगे, tan के रो में जाएंगे और कॉलम में 45 अंश देखेंगे। ठीक है, तो tan 45 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी tan 45 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 45 अंश। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 45 अंश। ठीक है, अब देखिए 45 अंश यहाँ पे रख देंगे, हम आसानी से अपनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, sin 45 अंश पे पावर 4 और यहाँ पे cos 45 अंश पे पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू रखेंगे तो 1/√2, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे देखिए 1/√2 पे पावर 4 है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि
साइन 45 अंश की वैल्यू मैंने आपको फिर से बताऊंगा कि चार जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कैसे निकालते हैं, जो ट्रिक भी है और इसका प्रूफ भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसे आप जरूर देखें। तो यहाँ पे साइन 45 अंश की वैल्यू क्या आती है 1/√2, यहाँ पे कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू दोनों सेम होती है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम रखा है, ठीक है। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी रूट को आप ऐसे रखें और उसे पावर 4 है तो हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद वहां पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर का मतलब, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, यानी हाफ, पावर का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है 2 पे पावर 1/2 इंटू 4, तो 4 से 2 से कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 पे पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी हम देख रहे हैं √2 की वैल्यू √2 पे पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है 4 आ रही है। तो हम यहाँ सीधे क्या सकते हैं, यानी √2 पे पावर क्या है 4 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सीधे 4 लिख सकते हैं, यानी 1/4, इसे भी क्या लिख सकते हैं 1/4। तो ये सारे यानी 1/4 यानी जब दोनों को 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वैसे भी हर समान है तो क्या हो जाएंगे, अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो हर समान है, सबसे पहले क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे और 1 + 1 लिख देंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 2/4, इसे क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1/2, इसका आंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ कहते हैं साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना होगा 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन, अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखेंगे आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, यानी 5वां नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। हमें ये कह रहा है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसको ड्रा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति इसका बनाएंगे, ठीक है। इसका क्या, इस अंक का लोकेशन क्या है वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हम मान रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसे बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। आप यहां ना लिखें, नीचे भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं y अक्ष, ये वाली लाइन को, ठीक है, और इसे बोलते हैं x अक्ष। तो ये पूछ रहा है y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या है, इस बिंदु की दूरी, ठीक है। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये जानेंगे। अब देखिए ये किसको बताता है, ये x अक्ष पे दूरी को बताता है और ये y अक्ष को दूरी पे बताता है, यानी x1 और ये y1। तो हम देख रहे हैं x1 की वैल्यू क्या है 3 है, यानी x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी होगी, यहाँ पे इतनी होगी, ठीक है, यानी तीसरे पे हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब y अक्ष पे चली गई दूरी क्या है 4 है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब इस बिंदु को दोनों को क्या कर देंगे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस बिंदु को आगे बढ़ाएंगे और इस बिंदु को आगे बढ़ाएंगे। ये जहाँ पे मिल गया है यही क्या हो गया हमारा 3,4 का क्या हो जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है 3,4 है, ठीक है, 3,4 यानी इसे क्या बोलते हैं 3,4, यानी 3 को बोलते हैं x अक्ष पे चली गई दूरी और 4 को बोलेंगे y अक्ष पे चली गई दूरी, ठीक है। इसे बोलते हैं भुज और इसे बोलते हैं कोटि, ठीक है, इसे बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं कोटि, ठीक है। यानी ये y अक्ष पे जो चली गई दूरी होती है उसे बोलते हैं कोट और x अक्ष पे चली गई जो दूरी होती है उसे बोलते हैं भुज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x ये जो लाइन है इसे बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बिंदु है ये x अक्ष से कितनी दूर है, यही तो दूरी है, कितनी है ये 3, यानी ये वाली दूरी यही सेम होगी, ठीक है। तो ये कितनी दूर है y अक्ष से ये बिंदु 3 इकाई पे दूरी पे है, ठीक है, ये लिख देंगे 3 इकाई पे, कितनी दूरी पे है 3 इकाई पे, y अक्ष से ये बिंदु 3 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।